हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? अपना न्यू टॉपिक बायो फर्टिलाइजर, और बायो फर्टिलाइजर के बाद अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, सो लास्ट टॉपिक है इसलिए खुशी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उस एग्रीकल्चर के अंदर हम केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप केमिकल्स यूज करोगे तो क्या होगा, आपको क्या क्या ड्रॉबैक्स मिलेंगे। सबसे पहले उस पर्टिकुलर सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो गया, डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। जब सॉइल फर्टिलिटी ही डिक्रीज हो गई, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। तो आपको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें, आपको इकोनॉमिक लॉस भी होता है। गेन की बात आप सोचते हैं कि आपने पेस्टिसाइड्स यूज करा है, इंसेक्टिसाइड यूज करा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत एनहांस हो गई होगी, बट ऐसा नहीं है। उस प्रोडक्टिविटी के लिए आपने जो फर्टिलाइजर्स यूज करे, जो केमिकल्स यूज करे, उसको खरीदने के लिए भी तो पैसा लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका आपने अमाउंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा नेक्स्ट उसमें। अगर आप सपोज करो, अगर आप 50 केजी जो है वो यूज कर रहे हो फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, तो 50 केजी फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज करोगे तो नेक्स्ट टाइम पर आपको 75 केजी जो है वो यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर साल जो है अगर सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपके फर्टिलाइजर गेन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, किसमें, सॉइल। वो फिर रेजिस्टेंट हो जाएगी, फिर आप उसके अंदर 75 केजी डालोगे, फिर अगेन क्या हो जाएगी, वो 75 केजी से रेजिस्टेंट हो जाएगी। आपका प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, बट ये आपका इकोनॉमिक लॉस भी तो है। इसके साथ में क्या होगा, ये इंसेक्टिसाइड और ये पेस्टिसाइड्स जो आपने केमिकली यूज करा है, ये परकोलेट होके कहां जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर में, ठीक है ना। तो ग्राउंड वाटर कैसा हो गया आपका, खराब, बेकार। किसकी वजह से, आपके पॉल्यूटेंट की वजह से। तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, किसका, केमिकल से, ठीक है ना। अब वही ग्राउंड वाटर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी फूड चेन के अंदर वो चलेगा, और जब फूड चेन के अंदर वो चलेगा तो क्या करेगा, बायो मैग्निफिकेशन। आपको मालूम होगा बायो मैग्निफिकेशन मींस जितना भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे पॉल्यूटेंट पहुंच रहा है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बायो मैग्निफिकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि जो भी हायर ट्रॉपिक लेवल पे होगा उसके पास में ज्यादा केमिकल्स होंगे, ठीक है। आपका सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई है, लॉस हो गई है, ठीक है ना। तो आपका सॉइल भी क्या हो गई है, इन्फेक्टेड, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, आपकी सॉइल खराब हो गया, आपका वाटर खराब हो गया, और उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहे थे वो भी फूड चेन के अंदर आके क्या कॉज कर रहे हैं, बायो मैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन द पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक मिनीमेटा वगैरह, ये सब जो डिजीजेस आई हैं नेचर के अंदर उन सब के पीछे। तो अब हमको इस मोड से निकलकर कहां जाना है, दैट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम किसकी तरफ मुड़ चुके हैं, हम मुड़ चुके हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत नया नाम है ये, बहुत सारे लोग इससे सुन रखा नाम है ये, ठीक है ना, कॉमन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम कल्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फार्मिंग इन विच यू रेज योर क्रॉप with the use of biofertilizers, biopesticides. It is raising crop with use of biofertilizers and biofertilizer and biopesticides to enhance the soil quality, ठीक है ना।
तो अगर आप इस तरह से कोई भी क्रॉप रेज कर रहे हो जिसमें मिनिमम लेस पॉल्यूशन, सबसे कम पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो वो इसके अंदर हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप नेचुरल मेथड्स को यूज कर रहे हो, ठीक है ना। आप बायो कंट्रोल के थ्रू इसको वर्कआउट करोगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप क्या कर रहे हो, नेचुरल मेथड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट, that is known as biocontrol। आप क्या यूज कर रहे हो, बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, आप मैन्योर यूज कर रहे हो ताकि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज। यूज ऑफ मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स तो अल्टीमेटली आपने क्या करा, नेचर के कंपोनेंट से नेचर को यूज करा, ठीक है ना। तो आप नेचुरल कंपोनेंट अगर यूज करते हैं और उसकी वजह से आपकी फार्मिंग रेस होती है तो आप उसको क्या कहोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और ये अपने आप क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा है। इट हेल्प इन द बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम। ओके, बैलेंस इकोसिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इकोसिस्टम बैलेंस होगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। तो अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूं कि आप कौन सा मोड लेना चाहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोड लेना चाहेंगे एग्रीकल्चर के लिए या केमिकल मोड लेना चाहेंगे एग्रीकल्चर के लिए, द मोस्ट सुटेबल वन इज दिस वन। ये फूड की क्वालिटी को भी एनहांस कर रहा है। आप देखिए, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। आपकी फूड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पर फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स which causes biomagnification, which causes disease, but here that enhance the food quality, enhance food quality। तो इसलिए हम सब मूव करते हैं किसकी तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। और यही कारण है कि आज जितने भी यंग साइंटिस्ट हो रहे हैं वो इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और यंग एग्रीकल्चर जो आ रहे हैं हमारे पास में, पढ़े लिखे फार्मर्स जो आ रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो आपको उसके ज्यादा दाम भी मिलेंगे, और जब ज्यादा प्राइस मिलेगी तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो इट इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू, इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ क्रॉप। तो फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे, एडवांटेज ही एडवांटेज, एडवांटेज ही एडवांटेज किस में मिलेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम सबसे बेस्ट यूज क्या लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स हम 3 टाइप के यूज में लेंगे। फर्स्ट हम बैक्टीरिया लेंगे, सेकंड हम फंगस लेंगे, थर्ड हम साइनोबैक्टीरिया लेंगे। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज करेंगे, किसके लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ये हम कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, yes beta, now next is the bacteria which is used as a biofertilizer। आपको मालूम होना चाहिए अपने पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में कितना % नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन। लेकिन ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, इनर्ट फॉर्म में। प्लांट इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब प्लांट इस नाइट्रोजन को कैसे यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन की नाइट्रेट फॉर्म को यूज करते हैं। तो ये नाइट्रोजन नाइट्रेट तक कौन ले जाता है, दैट इज द बैक्टीरिया। सो फर्स्ट नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट and this nitrite is further converted into
nitrate, and this nitrate is consumed by the plants. NO3 negative. ओके, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में ले जाने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? नाइट्रोजोमोनास। ओके, अब इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में ले जाने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? दैट इज नाइट्रोबैक्टर। अब ये जो नाइट्रेट है दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स। तो जब प्लांट नाइट्रोजन यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। किसने हेल्प करी इस काम में? दैट इज द बैक्टीरिया। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। सिम्बायोटिक मींस जो एसोसिएट रहते हैं किसके साथ में? रूट्स के साथ में। एग्जांपल्स ऑफ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर राइजोबियम। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर राइजोबियम, और राइजोबियम की कम से कम 1 डजन से ज्यादा स्पीशीज है जो क्या कर रही है? हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। 1 डजन, ठीक है ना। हम एग्जांपल ले सकते हैं राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, मिनोसोरम। ओके, तो राइजोबियम लेगुमिनोसोरम क्या है? बैक्टीरिया जो हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। राइजोबियम मैलोइडी, ठीक है ना, ये भी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। यस, राइजोबियम ट्राइफोलाइट, this also help in fixation of nitrogen. Apart from the symbiotic bacteria, there are few other bacteria which are free living and help in the nitrogen fixation. They are free living bacteria, free living nitrogen fixing bacteria. दो सबसे कॉमन स्पीशीज है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है नीट के अंदर। दैट वन इज द एजोबैक्टर, एजोबैक्टर, एंड अनदर वन इज द एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। तो एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लेकिन कैसे? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो 78% नाइट्रोजन प्लांट्स तक किसने पहुंचाई? नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर्स ने क्या करा? इनको ट्रांसफर करा। ओके, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, मोस्ट कॉमन वन, सब जानते होंगे आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राइजोबियम को। राइजोबियम लेगुमिनोसोरम जो कि पल्सेस के साथ में क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। इसके अलावा फ्री बैक्टीरिया विच हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एजोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। ओके बेटा, सो आपका बैक्टीरिया होता है फिनिश। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे फंगस के एंड साइनोबैक्टीरिया के। नेक्स्ट वन इज द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या काम करती है? ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आपने देखा होगा कि इस तरह से जो है, सपोज करो दिस वन इज द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं अलग अलग, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पेशल सेल्स, विच इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। यही हेटेरोसिस्ट हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन काम कर रहा है? दैट इज हेटेरोसिस्ट। अब आप देखिए, ये जो साइनोबैक्टीरिया आपने लिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपने जो ली है, ये कैसा है? मरीन भी है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर भी मिलेगा आपको, और साथ में टेरेस्ट्रियल भी है। अब आप इसका रेंज देखिए, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, इतनी ज्यादा लार्ज रेंज के अंदर हमें मिलता है साइनोबैक्टीरिया, जो हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, इंक्रीज कर रहा है सॉइल की फर्टिलिटी, इसलिए यूज में आ रहा है एज ए बायो फर्टिलाइजर। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके, दैट इज एनाबीना, नोस्टॉक, ऑक्सिलिटोरिया,
ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के. ओके, so Anabaena, Nostoc, Oxalatoria, these are some of the cyanobacteria which help in the nitrogen fixation. They are very important. तो हम इसको यूज में लेते हैं क्रॉप के अंदर, ठीक है ना. डायरेक्टली जो सीड्स वगैरह जो है उनके साथ में भी हम इसका जो मिक्सचर जो है वो मिलाते हैं. गवर्नमेंट जो है वो दे रही है इसको चीप कॉस्ट में, सब्सिडी के साथ में दे रही है ताकि न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो किसकी? सॉइल की. एंड द नेक्स्ट वन इज द माइकोराइजा और फंगस. हम ले लेते हैं पहले फंगस. तो हमारा सबसे पहला हो गया था बैक्टीरिया कंप्लीट, सेकंड हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया, थर्ड हमारा हो गया फंगस. तो फंगस के अंदर हम क्या ले रहे हैं? दैट इज रूट फंगल एसोसिएशन, माइकोराइजा, रूट फंगल एसोसिएशन. क्या कहते हैं हम इसको? हम इसको कहते हैं माइकोराइजा. तो माइकोराइजा जो है हेल्प कर रहा है न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने में. किसकी? प्लांट्स की, रूट की. ये क्या करता है एक्चुअली? सपोज करो दिस वन इज द प्लांट एंड दीज आर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, ठीक है ना. ये क्या है? रूट. इस रूट के साथ में कौन एसोसिएट हो गया है? फंगस. ये रही फंगस. अब इसने क्या करा है? इस तरह से ये एसोसिएट हो गई, ठीक है. अब आप देखिए ये क्या करेगी? ये फंगस जो है ये एब्सॉर्ब करेगी क्या? फॉस्फोरस. एब्सॉर्ब फॉस्फोरस और इसको ट्रांसफर कर देगी किसको? रूट को. और ये किसको मिल जाएगी? फॉस्फोरस प्लांट को. तो प्लांट जो है उसकी जो रूट्स जो है वो कैसी रहती है? इंटैक्ट. यानी कि एक तो ये क्या करता है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस का काम करती है. इंसेक्ट पैथोजन इसके पास जा ही नहीं पाता, ठीक है ना. उसकी एरिया वो बाहर है लेकिन वो एंट्री नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोराइजा. तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट का काम करा इसमें, ठीक है ना. इंसेक्ट जब अंदर नहीं जाएंगे ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसको मिल रही है, ठीक है ना. ड्राफ्ट रेजिस्टेंट भी है, सूखा भी नहीं होने देगा उस एरिया के अंदर, एब्सॉर्ब करके रखेगा, ठीक है ना. वाटर वगैरह सब, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसकी क्या हो रही है? इंक्रीज. तो हम इसको क्या कह देंगे? ड्राफ्ट रेजिस्टेंट. अब आप देखिए माइक्रोराइजा का जो जीनस है ग्लोमस, ध्यान रखना माइक्रोराइजा का जीनस जो है कौन सा वाला जीनस? ग्लोमस, ठीक है ना. तो आपको क्लियर होना चाहिए ग्लोमस जीनस जो है सबसे ज्यादा यूज में आता है, सबसे ज्यादा वो जो है प्लांट का फॉस्फेट जो है एब्सॉर्ब कर करके प्रोवाइड करता है आसपास वाले एरिया से, ठीक है ना. तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना दिया इसको, ड्राफ्ट रेजिस्टेंस बना दिया इसको, किसने? माइक्रोराइजा ने. सो बायो फर्टिलाइजर होता है कंप्लीट और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट. ओके, तो बायो फर्टिलाइजर्स में आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा और माइक्रोराइजा भी पढ़ा. ओके बेटा.